Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and as you all know that we are continuing the lecture series of Indian polity और मुझे इसके साथ ही ना अपनी जगह अंदाजा लगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो बच्चे रिकैप्चुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उस चीज के लिए मैंने सोचा कि अब जो जो चैप्टर में कंप्लीट करता जाऊंगा उसका एमसीक्यू पोर्शन साथ में लेता जाऊंगा। ठीक है जी। तो आज मैं लेकर आया हूँ जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा इंडियन पॉलिटी का, उसके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूं। 24 क्वेश्चन लाए आज। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो करते हैं क्लास शुरू। ठीक है, लेट्स रिकैप्चुलेट। ये एमसीक्यू वाला है। ठीक है, चलते हैं जी, करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास के, एक सेकेंड, हाँ जी, पहला क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के तहत जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। कौन सा एक्ट है जी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द सिक्स गॉट स्पेशल इलेक्टोरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। सिक्स को किस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया? सिख जो कम्युनिटी है उनको किस एक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर भी क्या है? बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी 1919 वाले एक्ट में सिक्स को भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। ठीक है जी। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अनदर लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है जी। असर्शन ए क्या है कि अंबेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। रीजन क्या है जी? ही वाज इन एग्रीमेंट विद गांधी। अंबेडकर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के सपोर्ट में थे, ये हमने देखा था। ठीक है, इसी की वजह से फिर पूरा पैक्ट भी साइन हुआ था। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अंबेडकर जी पहले से कोई एग्रीमेंट किया हुआ था गांधी जी के साथ, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एग्रीमेंट बाद में हुआ था, ही वॉज इन एग्रीमेंट विद गांधी, ये बाद में हुआ था। यहां कहने का मतलब है कि अगर हम असर्शन देंगे कि अंबेडकर साहब जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के सपोर्ट में थे, वो तो ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट के सॉरी, सेपरेट इलेक्टोरेट के सपोर्ट में इसलिए थे क्योंकि वो गांधी जी के साथ कोई एग्रीमेंट उन्होंने किया था, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट करते, ऐसा कुछ नहीं था। एग्रीमेंट बाद में हुआ था। ठीक है जी। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ऐसा नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ए ठीक है और आर गलत है, बात ही खत्म। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडियन काउंसिल एक्ट कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बताइए जी, ये इस काट दीजिए यहां से। ठीक है, कौन सा एक्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कम्युनल इलेक्टोरेट को? सबसे पहले कम्युनल इलेक्टोरेट किस एक्ट ने लाया? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ने लाया था। ठीक है जी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने लाया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल गवर्नर। 1935 के एक्ट के तहत
जो रेजिडरी पावर्स थी वो किसको दी गई थी, वो किसको दी गई थी? फेडरल लेजिस्लेचर को दी गई थी, या गवर्नर जनरल को दी गई थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दी गई थी, या प्रोविंशियल गवर्नर्स को दी गई थी? तो आंसर क्या आ जाएगा? गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे फॉलोइंग लिखो, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के अंदर डायरकी किस एक्ट के द्वारा जो है शुरू हुई थी? किस एक्ट के द्वारा डायरकी जो है वो प्रोविंसेस के अंदर शुरू हुई थी? ठीक है जी। किस एक्ट के द्वारा हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तो आंसर क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत क्या हुआ था? डायरकी जो है वो शुरू हुई थी प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स लेकर ब्रिटिश क्राउन को पावर किस एक्ट ने दी थी? बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, याद रखना, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है जी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कौन सा एक्ट था जी? द बेटर गवर्नमेंट एक्ट 1858। इसी ने ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स छीनकर ब्रिटिश क्राउन को पावर्स दी थी। किसको दी थी? ब्रिटिश क्राउन को पावर्स दे दी थी। ठीक है जी। द ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स मेटकाल्फ, जॉर्ज कॉर्नवालिस, वेलिस है, वेल्विस पता नहीं क्या लिखा, WALLIS, लॉर्ड मैकॉले। ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी जो है इंडिया के अंदर किसने, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड मैकॉले। ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर लाओ। उसके बाद आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस साल में आया? 1784 में, 1575 में, 1857 में या 1758 में? तो आंसर आ जाएगा 1784 में। 1784 में क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इज आल्सो कॉल्ड एज, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को क्या कहा जाता है? और दूसरा कौन सा नाम है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मोंटेग-चैमसफोर्ड रिफॉर्म, गॉड नहीं ये फॉर्ड है, माउंट बैटन प्लान या क्रिप्स प्रपोजल? क्या है जी आंसर इसका? इसका आंसर आ जाएगा मॉर्ले मिंटो मॉर्ले या मॉर्ले मिंटो, मिंटो मॉर्ले, हाँ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, सॉरी, नेक्स्ट आ जाती है प्लान टू ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड पोर्शन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इन द, कंट्री की जो पावर्स है वो इंडियंस को देने के लिए और पूरा मतलब कंट्री इंडियंस के हवाले करने के लिए किस एक्ट में इस चीज को बताया गया था? मतलब कौन सा प्लान था या फिर कौन सी चीज थी या कौन सा रिटन रेजोल्यूशन था जिसमें लिखा गया था कि अब जो इंडिया है वो पूरी तरीके से हिंदुस्तानी को सौंपा जाएगा, पावर्स इंडियंस को मिलेंगी, सारी चीजें हिंदुस्तानी को दी जाएंगी। ठीक है जी। कौन सा था? कैबिनेट मिशन प्लान था, साइमन कमीशन था, क्रिप्स मिशन था या माउंट बैटन प्लान था? कौन सा था जी? हमने लास्ट में पढ़ा था माउंट बैटन प्लान था, जिसके तहत इंडिया हिंदुस्तानियों को सौंप दिया गया था, चाहे वो पावर्स के जरिए से हो या टेरिटोरियल एरिया के जरिए से एरिया भी दे दिया था। विच एक्ट वाज एक्सेप्टेड एज अ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? किस एक्ट को प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आरजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना गया था जब तक हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाता। किस एक्ट को प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? तो आंसर क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है जी। चलिए जी। Which was considered as the basis of Indian Independence Act of 1947? जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना,
इसका आंसर मैंने बता दिया ना आपको, थर्ड है इसका आंसर। ठीक है जी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो बना, उसका बेस क्या था, उसका बेसिस क्या था? माउंटबेटन प्लान था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, या क्रिप्स प्रपोजल था, या नेहरू की रिपोर्ट थी? कौन सी चीज है जिसको बेस बनाया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, मतलब जिसके बेसिस पर 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ड्राफ्ट हुआ, उसको बनाया गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? माउंटबेटन प्लान। हु वाज, दो दा मिटाई काट दो, हु वाज द फर्स्ट, फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी राजा गोपालाचारी? गोपालाचारी ये साथ में ही है, ठीक है जी। सी राजा गोपालाचारी कौन था जी? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। द पूना पैक्ट 1932 upheld joint electorate, separate electorate, joint electorate with reserved seats for the scheduled castes, joint electorate with the reserved seat for the कास्ट हिंदूज। पूना पैक्ट 1932 का जो था, उसने क्या किया? उसने, आज क्या है, आज फ्राइडे है क्या? नहीं, थर्सडे है। जो पूना पैक्ट 1932 वाला था, उसने किस चीज को सामने लाया? ज्वाइंट इलेक्टोरेट को लाया, या सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया, या फिर ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट लाया, या फिर ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट फॉर, मतलब हिंदू कैटेगरी के लोगों के लिए लाया? किसके लिए लाया जी? देखिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट तो उसने लाया था, ये तो ठीक है, लेकिन उसने ज्वाइंट इलेक्टोरेट के साथ साथ रिजर्व सीट लाई थी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी, लाई थी ना। तो इसीलिए ये ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, सेटिंग अप अ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता इज अ पार्ट ऑफ, सेटिंग अप अ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता इज अ पार्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर बनाना, ये किस एक्ट का पार्ट है, कि किस एक्ट के द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1893। किस एक्ट के तहत ये बनाया गया था जी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच एक्ट इज एसोसिएटेड विथ कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशन? अभी विच लिख लीजिए। Can what is which had power or to interpret? अभी लिखिए which had power to interpret, ठीक है जी। कौन सा एक्ट है जो कोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है और उसके पास पावर थी इंटरप्रेट करने की रूल्स और रेगुलेशंस को? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1893? तो आंसर क्या आ जाएगा? चार्टर एक्ट 1793। इसके पास पावर्स थी जो रूल्स एंड रेगुलेशन कोर्ट्स के लिए इंटरप्रेट कर सकता था, ठीक है जी। द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? किस एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को पावर मिली, ताकत दी गई कि वो आए हिंदुस्तान के अंदर और अपना मजहब फैलाएं यहां पर? पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फिर से चलो यहां 93 लिख दो। तो आंसर क्या आ जाएगा? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है जी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत क्या हुआ था? क्रिश्चियन मिशनरीज को ये ताकत मिली थी कि वो आए और अपने मजहब को हिंदुस्तान के अंदर फैलाएं। चलिए, ओके जी। द फर्स्ट स्टैट्यूट The first statute for the governance of India under the direct rule of British government was
पहला कानून, पहला स्टैट्यूट, पहला रूल ऑफ लॉ, ठीक है जी, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की तो पहला कौन सा कानून बनाया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को रूल करने के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 बनाया। देखो भैया, ना तो 1915 वाला कोई गवर्नमेंट ऑफ एक्ट आया, ना फिर 92 वाला कोई आया, ना 61 वाला आया। ये काउंसिल्स एक्ट था, ये भी काउंसिल्स एक्ट था, ये तो कोई एक्ट ही नहीं आया था, है ना। तो 1858 वाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पहला ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लगभग सीधा इंटेलिजेंस की थी, इन्वॉल्वमेंट की थी हिंदुस्तान को रन करने के लिए, ठीक है जी। अंडर विच एक्ट द काउंसिल्स वर गिवन पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव? कौन से एक्ट के तहत काउंसिल्स को ये पावर दी गई थी कि वो बजट को डिस्कस करें और सवाल जवाब करें एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से या एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब करें, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तानी को थोड़ी सी पावर दी गई। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, बताइए जी कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं होगा, काउंसिल्स इंडियन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं है, ये है तो आंसर इसका ये बी है, लेकिन इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएगा यहां पर, इंडियन काउंसिल्स, यहां इंडियन काउंसिल एक्ट होना चाहिए था यहां पर, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, 1890 तो ठीक है, लेकिन इंडियन काउंसिल्स एक्ट होना चाहिए यहां पर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा? फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड विच लॉ फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया? सबसे देखना पड़ता है ना, यहां मसला हो जाता है, नहीं तो वीडियो चलते चलते रुक जाए, अकेला आदमी हूं, फिर किसने यहां सही करना है तो मेरी मेहनत जाया हो जानी है, ठीक है जी। चलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड विच लॉ फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहली बार हिंदुस्तान के लिए कौन सा कानून बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहली बार हिंदुस्तान के लिए कौन सा कानून बनाया? ये तो हम लगभग मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ये, हाँ एक ही है, यहाँ पर थोड़ा चेंज करके पूछा गया है, तो यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन सेम ही है। पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ इनेक्ट किया था रूल करने के लिए इंडिया को एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट? ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1891, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1888। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर पार्ट सी आ जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच कम्युनिटी गॉट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम विच एक्ट? किस कम्युनिटी को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला था, सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला था, और किस एक्ट ने दिया था ब्रिटिश रूल के अंदर? ठीक है जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को मिला था फ्रॉम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को मिला था फ्रॉम इंडियन काउंसिल एक्ट 1907, मुस्लिम कम्युनिटी को मिला था फ्रॉम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर किसी को नहीं मिला था, या फिर सबको मिला था? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत दिया गया था। ठीक है जी, ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के तहत, मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले जो भी है, लेकिन ये सीधा नाम याद रखना बड़ा जरूरी, क्योंकि नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है और वाइसरॉय कौन है। ठीक है जी, तो इसलिए ये सीधा याद रखना, मिंटो मॉर्ले। क्वेश्चन नंबर 23, बाय विच एक्ट एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार इलेक्शन का कंसेप्ट कब आया हिंदुस्तान के अंदर, और किस एक्ट ने लाया ये? ठीक है जी,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1913, इंडियन काउंसिल एक्ट 1906, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने कंसेप्ट लाया था इलेक्शन का इंडिया के अंदर। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन फेडरेशन वर्क थ्रू विच काइंड ऑफ लिस्ट? जो इंडियन फेडरेशन थी, जो 1935 में बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने लाई थी, उसने किस लिस्ट के तहत काम किया था? फेडरल लिस्ट के तहत, प्रोविंशियल लिस्ट के तहत, कंकरेंट लिस्ट के तहत? मतलब जो इंडियन फेडरेशन थी पूरी, मतलब सेंटर भी, स्टेट भी, सेंटर भी, प्रोविंसेस भी, ठीक है जी, को इन सारों को मिलाकर जो जमगठा बना था उस वक्त, उसने किस लिस्ट के तहत काम किया था? क्या फेडरल लिस्ट पे वो सारे के सारे काम कर रहे थे? क्या प्रोविंशियल लिस्ट पे काम कर रहे थे, या सिर्फ कंकरेंट लिस्ट पे काम कर रहे थे? तो ये सारों पे काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए थी, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के लिए थी, और कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए थी। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में फिर उन्होंने कुछ रिजर्व और ट्रांसफर कैटेगरीज डाली थी। रिजर्व कैटेगरी में लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, है ना, उसके बाद डिफेंस हो गया, वगैरह वगैरह डाला था जो इंपॉर्टेंट था, ये था रिजर्व में। ठीक है जी, ट्रांसफर्ड में था, क्या था, एजुकेशन हो गया, वगैरह वगैरह, ये ट्रांसफर्ड में डालता। ठीक है जी, ये 24 क्वेश्चन जिस जिसने किए अच्छे से, वो देख लो कितना दूध में और कितना पानी में। बाकी मैं तो पानी पानी में ही हूँ भैया, सॉरी मैं दूध दूध में ही हूँ, मैं दोनों में। अब अच्छा कौन सा होता है ये मुझे आप कमेंट में बताओ। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, और मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए।